स्वागत है आपका देश की पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। हम बताने वाले हैं एक नए ईओआई के बारे में जिसमें एनआईटीसी आपको आमंत्रित कर रहा है ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए। ईओआई में क्या है, किसके लिए है, कौन एप्लीकेबल है, क्या प्रोसेस है, हम हर बात के बारे में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें दोस्तों, ताकि आपको भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिल सके। शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज। जी हाँ, आरएफपी निकला है कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में। कैरियर काउंसलिंग से आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में एक आरएफपी आया था स्किल साथी के नाम से, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस में इन स्कूलिंग कैंडिडेट को कैरियर काउंसलिंग देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये आरएफपी कुछ वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें इन स्कूलिंग के साथ साथ ड्रॉप आउट्स और आउट ऑफ एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को भी प्राथमिकता दी गई है, यानी कि आपको कैरियर काउंसलिंग देनी है। फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कहां से है, स्कूल से है या ड्रॉप आउट है। 11 पेज की इस आरएफपी को कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है, कौन एप्लीकेबल है, क्या क्राइटेरिया है, हम हर जानकारी आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। 28 फेब से पहले आपको इस प्रपोजल को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जैसा कि आप पहले पेज पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है और साथ में ये बताया गया है कि इसको आपको 28 फरवरी से पहले ऑनलाइन भरना होगा एनआईटीसी के ई-प्रो पोर्टल पर। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि इसको आप बाय कोरियर या बाय हैंड सबमिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के बाद जो ड्यूरेशन दी गई है वो 3 साल की रहेगी, लेकिन पहले साल में आपके काम को लेकर एनालिसिस किया जाएगा। यदि आपने अच्छा काम किया गया है, आपकी रिपोर्ट ओके है, तो आपको आगे के 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क है 3 साल की। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, एनेक्चर 1 में एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। हम आपको दिखाने वाले हैं एनेक्चर 1, उसमें बताया गया है कौन एप्लीकेबल है। एनेक्चर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एनेक्चर 1 आपके सामने है। पैरामीटर्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कौन से आपको अटैच करने हैं। कुल 6 पॉइंट पर बात की गई है। पहले पॉइंट पर है कोई भी संस्था जो कंपनी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है और पिछले 5 सालों से एग्जिस्ट करती है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। उसको कंपनी डॉक्यूमेंट के रूप में अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नंबर 2 पर बात की गई है कि एटलीस्ट जीएसटी में वो संस्था जरूर रजिस्टर्ड हो, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन कार्ड दिखाना होगा डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में। नंबर 3 पर बात की गई है कि मिनिमम नंबर 3 पर बात हो रही है टर्नओवर की। एजेंसी के कम से कम 4 सालों का 4 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर पर ईयर एवरेज 50 लाख होना चाहिए। ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ सीए सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना होगा इस डॉक्यूमेंट के लिए। नंबर 4 पर बात हो रही है एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, एजेंसी को कैरियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस हो पिछले 3 सालों में और उसने 50,000 कैंडिडेट ज्यादा कैंडिडेट्स को काउंसलिंग दी हो कैरियर के ऊपर। इसके बारे में जो एविडेंस है वो उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें उसने स्टूडेंट से कोई परफॉर्मा भरवाया हो या उसके वर्क ऑर्डर इसमें काम आने वाले हैं, ये आपको मेंशन करना हो। नंबर 5 पर बात हो रही है उसके पास ऐसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हो जो कैरियर काउंसलिंग दे सके। इसके लिए उन्होंने उस काउंसलर की डिटेल्स मांगी है, उसके सीवी के रूप में, उसके डॉक्यूमेंट्स के रूप में। नंबर 6 पर बात की गई है नॉन ब्लैकलिस्टिंग के बारे में। सरकार से या सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसको एफिडेविट अपने लेटर हेड पर निकालकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अटैच करवाना होगा मैंडेटरी एविडेंस के रूप में। पेज नंबर 4 पर है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। जी हाँ, आपको इसमें अपनी फर्म की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ पैन, जीएसटी नंबर, इसके अलावा आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स मेंशन करनी है। साथ में आपको अपने 4 साल के टर्नओवर को भी मेंशन करना है, किस फाइनेंशियल ईयर में क्या टर्नओवर था। ये दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में और इसको आपको निकालना है अपनी फर्म के लेटर हेड पे। पेज नंबर 5 पर है लेक्चर 1। लेक्चर 1 में ये मेंशन किया गया है क्लाइंट नेम क्या है, आपका असाइनमेंट का ब्रीफ इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके अलावा आपने कितने ट्रेनीज को या कितने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग दी थी और इसके अलावा कितना अमाउंट आपको इस टेंडर में मिला है, ये आपको मेंशन करना है लेक्चर 1 के अंदर। पेज नंबर 6 पर है नॉन ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट, जिसको आपको अपने फर्म के लेटर हेड पे निकालना है और इसमें ये डिक्लेरेशन है कि आप किसी भी सरकारी संस्थान, सरकारी डिपार्टमेंट या सरकार से कहीं पर भी ब्लैकलिस्टेड नहीं हुए हैं। इसको आपको नोटरी करवाना है। ये है आपका नॉन ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट।
एनेक्चर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें की 10 पॉइंट पर बात की गई है। हमने आपको पहले दिखाया है 2 पॉइंट, बैकग्राउंड और द नीड ऑफ कंसल्टेंसी। बैकग्राउंड में ब्रीफ किया गया है कैरियर काउंसलिंग के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से किस एक्ट के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और नीड ऑफ कंसल्टेंसी में बताया गया है कि कैरियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है। आपके सामने है नंबर 3, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये दिखाए गए हैं। प्रोफाइल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड को हम जान सकते हैं इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा, इस काउंसलिंग के द्वारा। नंबर 4 पर है स्कोप एंड डिटेल टास्क। इसमें करियर लिवलीहुड नॉलेज बेस्ड कैरियर असेसमेंट टूल, कैरियर काउंसलिंग जैसी सब्जेक्ट पे बात की गई है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग है ऑफ काउंसलिंग फैसिलिटेटर्स, ग्रुप काउंसलिंग बाय कैरियर काउंसलिंग एजेंसीज। इसके बारे में बताया गया है कि आपको कम से कम ग्रुप को 90 मिनट का एक सेशन देना है। यदि आप क्लासरूम में जाते हैं 30 मिनट का आपको एक सेशन देना है, इस बारे में बात की गई है। इसके अलावा नंबर 5 पॉइंट पर बात की है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एनएचडीसी को आपसे रिपोर्टिंग की जरूरत है। रिपोर्टिंग आपको देनी होगी कि आपने कहां पर क्या किया। इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा, स्टूडेंट्स का भी ऑनलाइन डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी, और इसके बाद आपको मंथली रिपोर्ट भी एनएचडीसी को सबमिट करनी होगी जो आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में होगी, ताकि आपके 1 साल के रिव्यू के आधार पर आपको 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सके। नंबर 6 पर है रोल ऑफ एजेंसी। एजेंसी का रोल क्या रहेगा इसके बारे में बताया गया है नंबर 6 पॉइंट में। नंबर 7 और 8 की बात करें तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जैसे मैंने बताया आपसे कि 3 साल के लिए आपको एम्प्लॉय किया जाएगा। दोस्तों यदि आपका पहले साल का प्रोग्रेस अच्छा रहा तो आपको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिलीवरेंस के बारे में बताया गया है नंबर 8 में। बात कर लेते हैं की क्वालिफिकेशन, जो कि 9वां पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों इसमें ना कैरियर काउंसलर के लिए बात की गई है। 2 प्रोफाइल आपके सामने है। प्रोफाइल एक उनके लिए है जो नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स है, जिनके पास कम से कम 5 साल का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर उन्होंने मास्टर या पीजी की है ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर में या साइकोलॉजी में, उनको प्रायोरिटी दी गई है। और नंबर 2 पर वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है काउंसलिंग में, और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या कोई एडवांस डिप्लोमा है उनके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में। ये 2 प्रोफाइल मैंडेटरी है। नंबर 10 पर है रिव्यू कमेटी टू मॉनिटर पोर्टल बेस्ड डिलीवरी एज वेल एज कंसल्टेंट्स वर्क इन के एनएचडीसी आपको रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा। इसके बारे में नंबर 10 पर चर्चा की गई है। ये था लेक्चर 2। नंबर 2 के बाद देखते हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 में बात की गई है कैरियर काउंसलिंग इंफॉर्मेशन शीट के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट में बात की गई। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं हम लेक्चर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर 3 में है कैरियर काउंसलिंग इंफॉर्मेशन शीट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की 2 पॉइंट पर बात की गई है। सबसे पहले है पार्टनर इंफॉर्मेशन। इसमें आपको संस्था का नाम, ब्रांड नेम, नेम ऑफ बिजनेस हेड जैसी डिटेल मेंशन करनी होगी। उसके बाद कंपोनेंट पर बात करते हैं। 5 कंपोनेंट पर बात की गई है। पहले कंपोनेंट में है कैरियर नॉलेज एक्सेस, दूसरे में है कैरियर असेसमेंट टूल, तीसरे कंपोनेंट में कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस, चौथे कंपोनेंट में डैशबोर्ड फॉर एनएचडीसी, और 5वें है प्रेजेंटेशन। इन सबको आपको फिल करना है एज अकॉर्डिंग जैसा मांगा गया है। कहां पर आपको रिपोर्ट जनरेशन डालना है, कितना मिनट का रहेगा, कितना काउंसलर्स आपके पास अवेलेबल है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, डेमो लिंक है या नहीं है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ऐसी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है। दोस्तों लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 4 आपके सामने है। इस लेक्चर में पूछा गया है आप कितने स्टूडेंट तक रीच कर सकते हैं। हर स्टूडेंट की रीच तक जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो आपको एज लेक्चर 4 फिल करनी होगी। 11 पेज के इस आरएफपी में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।